अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन। पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। ये व्हाइट होल्स जो हम बात कर रहे थे उसके अंदर आपने ये बात की कि वो चीज़ों को बाहर पुश करते हैं। जी, तो ग्रेविटी तो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ग्रेविटी की कोई ऑपोज़िट चीज़ मौजूद है। मैंने वही कहा ना कि आप हमारे लॉज़ को डिफरेंट होना पड़ेगा उसके लिए। ठीक, हमारे यूनिवर्स के लॉज़ के मुताबिक व्हाइट होल्स एग्ज़िस्ट नहीं कर सकते। सही। तो अगर कोई ऐसा यूनिवर्स हो तो फिर अगेन फिर मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी निकल आएगी उससे, हाँ, कि अगर व्हाइट होल्स एग्ज़िस्ट करते हैं उनकी एग्ज़िस्टेंस के लिए मल्टीवर्स का होना लाज़मी है, ताकि जो ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स हैं उनके उनके आपस बीच में कनेक्शन हो कनेक्शन सके। कनेक्शन भी हो सके, ट्रैवल भी उससे पॉसिबल, अगर ये थ्योरेटिकल चीज़ है अगर हो, और लॉज़ उसके डिफरेंट होंगे, जी, तो इससे यही बात ज़हन में आती है कि ह्यूमन्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। हाँ। सही, फिर उन्हें कोई और गेटवे तलाश करना पड़ेगा, लेकिन वो गेटवे उन्हें किसी और यूनिवर्स में ले जाएगा, अपने में नहीं ले जाएगा। ठीक। डार्क मैटर क्या चीज़ है? डार्क मैटर डार्क मैटर एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल है और हाइपोथेटिकल है। अभी तक इसके बारे में प्रूफ नहीं मिला, लेकिन जो एविडेंस है वो इसके बारे में मौजूद है, इनडायरेक्ट एविडेंस। और साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल मैटर है वो तकरीबन 5% है, और डार्क मैटर 28% है, और बाकी डार्क एनर्जी है। और इसका सबसे बड़ा रोल है वो है यूनिवर्स के एक्सपेंशन में। और एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि ना कप एंड कस्प गैलेक्सीज के अंदर, कि वहाँ पे ऑब्जर्वेशन कुछ और कहती है और जो कैलकुलेशन है वो कुछ और कहती है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये उसकी एक वजह ये है कि हमें सिर्फ मैटर नज़र आता है और हम डार्क मैटर नहीं जानते, हालांकि डार्क मैटर रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे ऑब्जर्वेशन में आ रही है जबकि कैलकुलेशन में नहीं आ रही। ठीक। तो अगर हम डार्क मैटर किसी तरीके से उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं या जो भी इसका ऑब्जर्वेशन तो मुश्किल होगी क्योंकि डार्क मैटर तो लाइट से रिएक्ट ही नहीं करता। सही, और उसके अलावा तो फिर हम डार्क मैटर को उसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे उसके साथ। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि ना अभी तक कुछ कैंडिडेट्स हैं डार्क मैटर के लिए, जिस तरह विम्स हैं, वीक इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, जिनका जो मासेस हैं वो 1 से 1000 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक हैं, और एक एक्सियॉन्स हैं। सही, ये थ्योरेटिकल पार्टिकल्स हैं, जैसे थ्योरेटिकल हमारे पार्टिकल्स हैं। मैटर के पार्टिकल्स हाँ, होते हैं, डार्क मैटर के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स और कैंडिडेट्स हैं। सही। बकायदा एक मैटर के पार्टिकल्स का एक टेबल आप समझ लें है जिसके जी, अंदर फर्मियॉन्स और बोसॉन्स और फर्मियंस सारे बोसॉन्स इनके अंदर ये क्लासेस हैं, एलेमेंट्री ब्रॉड क्लासेस हैं, इनके अंदर पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आ जाते हैं। सबएटॉमिक पार्टिकल्स। तो पॉसिबल है कि अगर डार्क मैटर हम उसको किसी तरीके से अगर उसका हमें एविडेंस मिल जाए, मतलब डायरेक्ट एविडेंस मिल जाए, अभी तक तो इनडायरेक्टली तो हम देख जी, रहे हैं, ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, और डायरेक्ट बहुत एविडेंस सारी मिल जाए तो उससे चीज़ें बहुत सारे नए पार्टिकल्स डिस्कवर हो सकें। हो सकते हैं। सही, तो इसका मतलब है कि जो हमारा मौजूदा एक पार्टिकल फिजिक्स का एक मैप है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा अगर ये तो डार्क मैटर। इनकम्प्लीट है ना। हम अभी मैटर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्हें हमने डिस्कवर नहीं किया अभी। तो डार्क मैटर की होगी तो वो और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। ठीक। ग्रेविटी के हवाले से एक पार्टिकल का जिक्र आता है, ग्रेविटॉन का। ग्रेविटॉन का ये मीडिएट इसको करता थोड़ा है सा ग्रेविटी एलैबोरेट को। करें। साइंटिस्ट ने ग्रेविटॉन को यूज़ किया है ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स से एक तरह का लिंक बनाने के लिए भी। ये ग्रेविटॉन एक पार्टिकल है जो मीडिएट करता है ग्रेविटी को, मतलब ग्रेविटी बाय इटसेल्फ कुछ नहीं है, एक पार्टिकल इसे मीडिएट करता है। सही, मतलब जहाँ पर ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शंस हो रही हैं वहाँ वहाँ पे पे एक्चुअली वो ग्रेविटॉन्स पार्टिकल्स ग्रेविटॉन्स का मौजूद हैं। लिंक है। सही, सही। तो मतलब जो ग्रेविटी हम बाय इटसेल्फ नहीं होती, ग्रेविटॉन्स का ना लिंक होता है, वो मीडिएट करते हैं इसे। हमने ब्लैक होल्स और वाइट होल्स और वर्म होल्स की बात की, जी, तो वर्म होल आपने कहा, ब्लैक होल्स और वाइट होल्स जो होते हैं वो तो यूनिवर्सेस के दरमियान के पाथवेज होते हैं, हो तो सकते हैं, हो सकते होते हैं। नहीं हैं। हाँ, और तब हो सकते हैं कि अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता होगा और उसके फिजिकल लॉज बहुत ज़्यादा अल्टर्ड होंगे, तभी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है वाइट होल्स की। और उसके लिए फिर हमारा ये जानना भी ज़रूरी है कि सिंगुलैरिटी आखिर है क्या, क्योंकि फिलवक्त जो सिंगुलैरिटी को हम समझते हैं वो तो सिर्फ एक हर चीज़ खींचती है और कोलैप्स करके एक जगह रख देती है, और बाद में वो रेडिएशन के थ्रू इमिट हो जाती है। हमें ये तो नहीं पता कि सिंगुलैरिटी आखिर है क्या। अगर वाइट होल्स के अंदर इंफॉर्मेशन जाएगी तो फिर कोई तो बात है इस बारे में जो हमें नहीं पता, तो वो हमें इसके बारे में रिसर्च मतलब अभी वगैरह करनी हमारी इसके पड़ेगी। बारे में अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्योंकि फिजिकल लॉज वहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है। हॉकिंग रेडिएशन का आपने जिक्र किया, जी, ये हॉकिंग हॉकिंग रेडिएशन रेडिएशन सिंगुलैरिटी से एमिट होती है। ब्लैक होल से। ब्लैक होल के अंदर मतलब ये हाँ, ओरिजिनेट किस जगह से करती है, सिंगुलैरिटी से ओरिजिनेट सिंगुलैरिटी करती से, है। ठीक है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन या हर चीज़ कोलैप्स होकर गिर जाती है। सही। जो वर्म होल्स का हम जिक्र कर रहे थे, जी, अब जैसे ये ब्लैक होल व्हाइट होल वाला जो पाथ है ये तो ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस के दरमियान पॉसिबल है ना, जी। तो वर्म होल्स तो एक ही यूनिवर्स के अंदर पॉसिबल है, हाँ, एक यूनिवर्स के अंदर। तो उससे तो फिर टाइम ट्रैवल की भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज निकल आती हैं।
बिल्कुल निकल आती है और मैथमेटिकली ये वैलिड भी है, इनवैलिड नहीं है। लेकिन इसका इशू ये आता है कि ना, हमें कोई ऐसा कंपोनेंट चाहिए डार्क एनर्जी जो पुश करे वर्महोल्स को कोलैप्स होने से रोके, मतलब ग्रेविटी के अपोजिट एक्ट करे। डार्क एनर्जी चाहिए हमें। तो फिजिकल लॉज अभी हमारे जो है वो इस तरह की किसी चीज फिर को होने से। अलाउ नहीं करते, तो इशू ये आता है। मैथमेटिकली प्रूवन है लेकिन फिजिकली हम फिजिकल लॉज में प्रूव नहीं करते। हो सकता है कि फिजिकल लॉज करते हो लेकिन हमारा जो मौजूदा फ्रेमवर्क है वो इस चीज़ को सपोर्ट ना करता हो, हमारी सही। डिस्कवरी इतनी ना अच्छी हो, या टेक्नोलॉजी ठीक इतनी है, ज़्यादा मतलब ना आप हो। कह रहे हैं जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगी, हम थोड़ा एडवांसमेंट सा होगी। एक्सप्लोर ज्यादा करेंगे तो हम हाँ, शायद इसको बेहतर समझ सकें। बेहतर समझ सकते हैं और हो सकता है कुछ और लॉज सामने आ जाएं, क्योंकि जो न्यूटन के टाइम पे लॉज थे वो डिफरेंट थे, लेकिन आइंस्टाइन ने न्यू प्रपोज कर दिए, वो न्यू लॉज आ गए। ये हमने बात की वर्म होल्स, ब्लैक होल्स, व्हाइट जी, होल्स की। आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस भी एक एक चीज है, ये ये किस भी चीज। वर्म होल्स हैं। ठीक है, ये उसका दूसरा नाम है। हाँ, ठीक है, ये उसका फैंसी मैथमेटिकल फैंसी मैथमेटिकल नेम। फिजिसिस्ट टाइप जी, नेम है। ठीक है। जो टाइम ट्रेवल की हम बात कर रहे थे, तो रिलेटिविटी की थ्योरी के अंदर जो है, तो ये बात एक तय है कि कोई भी चीज, कोई भी इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी बॉडी लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकती। नहीं जा तो अगर कोई सकती। चीज लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकती, तो फिर उससे टाइम ट्रेवल पॉसिबल कैसे बनेगा? एक और कॉन्सेप्ट भी है, थ्योरी है, वो है वार्प ड्राइव्स। वो जी कहते हैं कि अगर हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, तो अगर एक स्पेसशिप जा रही हो, उसके सामने यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और फिर आगे एक्सपैंड कर जाए, तो एक तरह की वो बबल में सराउंडेड हो जाएगी और वो आगे निकल जाएगी बहुत ज़्यादा, मतलब सुपर लुमिनस स्पीड्स के साथ आगे ट्रैवल कर सकती है। ठीक। और ये भी लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर मेजर इश्यूज ये लॉ ब्रेक वाले नहीं आते। लेकिन फिर इशू ये आता है कि हम इससे पॉसिबल कैसे करें कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और एक्सपैंड हो जाए। फिजिकली इसके फिजिकली, इसकी फिजिकल लिमिटेशंस फिजिकल हैं। लिमिटेशंस है। ठीक है। जी। जो रिलेटिविटी की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली, और ये टाइम ट्रैवल के लिए तो वार्प ड्राइव्स यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये बहुत ज़्यादा फास्टर देन लाइट ट्रैवल इन अ सेंस यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हमने अपने गैलेक्सी से निकलना हो, किसी दूसरी हाँ, गैलेक्सी जाना हो, तो तो उस। हम ये कर सकते हैं कि यूनिवर्स का जो एक पार्ट है जिसके सामने स्पेसशिप अभी जा रही है, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कर दें और अगले हिस्से एक्सपैंड हो जाए, तो उसे हम कर सकते हैं। इसके लिए भी डार्क एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो जो एक रप्चर यूनिवर्स क्रिएट करेगी यूनिवर्स के अंदर। जो जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है, जी, उसको बहुत ज्यादा लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद यूनिवर्स वैसे ही है और उसकी एक्सपेंशन का मतलब ये है कि एरिया बढ़ता जा रहा है यूनिवर्स का, जबकि इन एक्चुअल तो ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की। असल में यूनिवर्स एक्सपेंशन का ये मतलब है कि न्यू बॉडीज फॉर्म हो रही हैं, न्यू मैटर फॉर्म हो रहा है उसके अंदर, और वो फिजिकली भी ग्रोथ करता जा रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ एरिया बढ़ता जा रहा है और आगे खाली स्पेस है और कुछ एरिया के अंदर हमारी गैलेक्सीज और बाकी सामान है। ठीक। तो जो मैं आपकी बात से समझा वो ये है कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन का मतलब ये है कि फिजिकली भी बेसिकली, एक्सपैंड कर रहा है और हाँ, एरिया के हिसाब से भी एक्सपैंड कर रहा है। यानी कि इस वक्त जो हम दो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जी, तो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, जी, स्पेस एक्सपैंड करी, हम दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी एक्चुअली एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन हमारी परसेप्शन जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट होती जा रही है, तो इसलिए हमें फील नहीं हो रहा। फील नहीं हो रहा। और यहाँ राइट। पे बहुत माइन्यूट इफेक्ट्स हैं, जब कॉस्मिक लेवल पे जाते हैं तब इफेक्ट्स विजिबल होते हैं। ठीक। तो यूनिवर्स की एक्सपेंशन का रेट, अगर आप उसके बारे में कुछ बता सकें हमें। अ, पहले ये माना जाता था कि यूनिवर्स एक्सपैंड करता है कांस्टेंट रेट के साथ, लेकिन बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए और कुछ ऑब्जर्वेशंस हुए, उनसे ये पता चला कि यूनिवर्स ना सिर्फ एक्सपैंड कर रहा है बल्कि उसकी एक्सपेंशन भी एक्सेलरेट हो रही है। जो मतलब जिस रेट के साथ पहले एक्सपैंड करता था, अब उससे ज़्यादा रेट के साथ एक्सपैंड करता है मतलब यूनिवर्स। हर लम्हा जो है वो और तेज होता जा रही है, उसे उसकी एक्सेलरेट एक्सपेंशन करता बढ़ती जाता जा है रही उसकी है। एक्सपेंशन को। राइट। और ये बात हमें तब प्रूव हुई जब टाइप एल सुपरनोवा को हमने उससे एमिशन से कनेक्ट की थी, रेड लाइट वाली, और कैलकुलेशन से ज़्यादा हमें इफेक्ट नोटिस हुआ था। तो इससे ये साइंटिस्ट ने तजुर्बा किया था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है लेकिन उसकी एक्सपेंशन की एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सही। ये टाइम ट्रेवल का हमने बीच में जिक्र किया, जी, तो टाइम ट्रेवल से तो फिर बहुत ज्यादा इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जैसे अल्टरनेट टाइमलाइंस आ जाती हैं, ग्रैंडफादर पैराडॉक्सेस आ पैराडॉक्स है। जाते हैं। पैराडॉक्सेस बहुत ज्यादा आ जी, जाते हैं। अब ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिनको नाम पता हो उनको मैं थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ कि अगर ये आप इमेजिन करें कि आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो और आप पास्ट में जाके अपने ही दादाजी को मार दें फॉर सम रीजन, तो आप कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आए थे, क्योंकि दादाजी नहीं है तो वालिद साहब भी नहीं है, वालिद साहब नहीं है तो आप नहीं है, और आप नहीं है तो फिर जाके उनको मारा किसने? तो ये एक पैराडॉक्स की एग्जांपल है। टाइम ट्रेवल से इस तरह के बहुत सारे पैराडॉक्सेस निकल आते हैं। पैराडॉक्सेस होते हैं और इसके ना बेसिकली काज एंड इफेक्ट हो जाता है कि यूनिवर्स के अंदर जो कॉजेज होते हैं वो उसके फिर आगे इफेक्ट को भी उसी तरह ना चेंज करते हैं, हम कह सकते हैं भाई चेंज करते हैं। और ये जो पैराडॉक्स है, इसका एक पैराडॉक्स है, इसका ये सोल्यूशन आता है कि एक यूनिवर्स के अंदर हम टाइम ट्रैवल करके गए, हमने अपने दादा को मार दिया। अब
एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। एक टाइमलाइन के अंदर हम हैं, हमने दादा को नहीं मारा, अगली टाइमलाइन के अंदर हमने दादा को मार दिया, हम भी नहीं है। सही, तो इससे ब्रांच आउट हो रहा है यूनिवर्स। ब्रांच आउट हो रहा है, ठीक। एक न्यू टाइमलाइन निकल रही है, क्योंकि हमने एक्शन चेंज कर दिया हिस्ट्री में जो हुआ है, उस एक्शन से फिर बहुत सारे जो मेजर उसके कंपाउंड एक्शन कॉन्सिक्वेंसेस थे थे। वो एक और हाँ, यूनिवर्स एक और यूनिवर्स की क्रिएट कर सूरत दिया। में बाहर आ। जी। ठीक है। अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है जी। तो फिर तो जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो उसके इवेंट्स होते हैं, एंटेंगलमेंट जी। या जी। श्रोडिंगर्स कैट, उसकी मल्टी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन जो है जी। जी। वो भी सही होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो भी यही आर्ग्यू करती है कि एक यूनिवर्स के अंदर जो हम क्या ये बात करते हैं श्रोडिंगर्स कैट जी। पैराडॉक्स के अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि 50% चांस है कि वो कैट जो है वो जिंदा है, 50% चांस है कि वो मर गई है। तो उसके अंदर जो मल्टी वर्ल्ड इसकी इंटरप्रिटेशन है उसमें तो फिर यही बात आती है कि यहाँ पे एक्चुअली वो ब्रांच आउट हो गई है। एक यूनिवर्स के अंदर कैट मर गई है जब आपने बॉक्स खोला, एक हाँ, यूनिवर्स के अंदर वो कैट जिंदा है। ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर ये अगर करता है तो पॉसिबिलिटी फिर ट्रू ये हो लॉज सकती है। ट्रू हैं, मतलब ये जो थ्योरीज हैं ट्रू हैं क्वांटम ठीक है, मैकेनिक्स की। सही। जो हमने यूनिवर्स की एक्सपेंशन की बात की, तो अगर अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है जी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक स्पेसशिप अर्थ से ट्रेवल कर रही है, निकली है, और वो सोलर सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जी। तो फिर अगर आप सोचें तो उससे तो जहन में ये बात आती है कि वो स्पेसशिप जो है वो असल में कहीं जा ही नहीं रही। वो बेशक जितनी मर्जी स्पीड से जा रही हो, यूनिवर्स उससे ज्यादा तेजी से एक्सपैंड करे, तो यूनिवर्स तो एक्चुअली वो स्पेसशिप तो एक्चुअली पीछे आ रही है या अपनी जगह पे स्टेशनरी खड़ी हुई है। तो ट्रेवल कैसे पॉसिबल होगा फिर? ये अगर हम बात देखते हैं ना, तो ये इसका मेन पॉइंट ये है कि हम किस रेफरेंस से देखते हैं। हम इस रेफरेंस से देखें कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम यूनिवर्स का, आपकी गैलेक्सी है एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, हम ट्रैवल करेंगे और वो उसी डिस्टेंस पे होगी। और यूनिवर्स जो एक्सपेंड कर रहा है वो तो आगे एक्सपेंड कर रहा है ना, गैलेक्सी का तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा, वो तो अपनी उसी साइड पे, अगर हम उस जगह पहुंच भी सकते हैं। ठीक। जी। स्पेस ट्रैवल के बारे में कुछ और भी मिथ्स हैं। फॉर इंस्टेंस ये भी एक पॉपुलर मिसकंसेप्शन है कि जो रॉकेट जमीन से निकलते हैं वो कॉन्स्टेंटली बूस्टर्स उनके चल रहे होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली जो है वो पीछे से आग निकल रही होती है और वो एक्सेलरेट करते जा रहे होते हैं। हालांकि इन रियलिटी ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो बूस्टर सिर्फ हमारे ये जो एटमोसफेयर है से निकलने के लिए यूज़ होते हैं, हमारी ग्रेविटी से, जब ग्रेविटी से निकल जाते हैं तो वो इजेक्ट कर देते हैं, ये ठीक। शेल्स स्पेस में इजेक्ट कर देते हैं और फिर आगे रॉकेट्स जाते हैं। फिर तो उनका सिर्फ मोमेंटम होता है, वो सिर्फ उसी से एक ट्रैवल करते हैं। स्पेस शटल वाला वो हिस्सा रह जाता है, जी, बाकी सारा कुछ वो वो अलग हो जाता है। इजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो भी कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता, वो वो उसी स्पीड पे चल उस रहा स्पीड होता पे चल रहा था मोमेंटम की वजह से। है। सही। और जो उसके बूस्टर्स हैं वो सिर्फ उस वक्त यूज किए जाते हैं जब जब आपने कहीं हमने, मुड़ना हो या हाँ। अपने को स्टीयर करना हो किसी साइड जी। पे। वरना वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट कोई नहीं है वहां पे, तो स्पीड वही रहती है स्पीड वही वैक्यूम के रहती है। अंदर। ठीक। बहुत शुक्रिया शनाम, आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही। नाजरीन, अब हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।